ला भैया आए गईल पुष्पा 2 मूवी। जेकर हम बहुते इंतजार कैली यार, बहुते इंतजार कैली, इतना कैली कि का बताई। अल्लू अर्जुन जी की जो एक्टिंग थी ना पिछली मूवी में पुष्पा 1 में, अमन जो डायलॉग रहा ना, मैं साला झुकेगा नहीं, वो तो एकदम बवाल रहा है, बवाल एकदम मज़ा आ गया है। और अब आयल बाटे पुष्पा 2 मूवी। तो चला दोस्तों, हम आप सभी लोगन के पुष्पा 2 मूवी को शॉर्ट में बताइला, ठीक हो। तो चला भैया मूवी स्टार्ट करल जाए। तो होता ऐसा है कि पुष्पा जी जो है ना, पुष्पा जी एक सपना देख रहे होते हैं और सपने में वो ये देखते हैं कि उन्होंने अपना लाल चंदन जो है वो जापान में सप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो जापान वाले पेमेंट ही नहीं करते हैं। तो फिर आ जाता है पुष्पा जी को गुस्सा और वो चले जाते हैं जापान। और जापान जाके उनकी जो लड़ाई होती है ना, क्या बताएं, एकदम बवाल लड़ाई होती है। और उसके बाद उनको लग जाती है गोली, और गोली लगती है तो वो समुंदर में गिर जाते हैं। और समुंदर में गिरते हैं तो उनको आ जाता है अपने बचपन का सपना। और सपने में वो क्या देखते हैं, और सपने में वो ये देखते हैं कि वो पानी में डूब रहे हैं। और ये भयानक सपना देख के उनकी नींद खुल जाती है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होती है असली कहानी। तो होता ऐसा है कि पुष्पा की शादी जो है ना वो श्रीवल्ली से हो जाती है, और उसका जो सिंडिकेट का बिजनेस है वो भी डबल ग्रोथ करता है, जिससे उसको ढेर सारा पैसा आता है और वो बड़ा आदमी बन जाता है। उसके बाद जो वो पुलिस वाला होता है ना, क्या नाम है उसका, भंवर सिंह शेखावत। तो पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत की खूब बेइज्जती करी थी और उसको रिश्वत देने से भी मना कर दिया था। तो सब लोगों ने यही सोचा कि वो शर्म के मारे नौकरी छोड़ के भाग गया है, लेकिन वो तो अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि जब लाल चंदन काटने के लिए गाड़ियाँ जाती हैं ना, तो उसी में शेखावत भी मजदूर बन के वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर वो सब लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद वो सबको जेल में डाल देता है। उसके बाद जैसे ही ये पुष्पा को पता चलता है तो पुष्पा तुरंत वहाँ पे जाता है और अपने सारे वर्करों को वहाँ से छुटा लेता है। और उसमें से एक की शादी होने वाली होती है तो उसकी शादी भी करवा देता है। उसके बाद एंट्री होती है नायडू की। नायडू पुष्पा को आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ मिलवाने के लिए लेके जाता है। उसी में पुष्पा की पत्नी बोलती है कि आप जो है ना अपनी और सीएम की फ़ोटो लेके आना मेरे लिए। तो पुष्पा चला जाता है, लेकिन सीएम मना कर देता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वो कहता है कि हम आपके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। और इस बात पे पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो बाहर आकर वो नायडू से पूछता है कि क्या अगर तुम सीएम होते तो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते। तो नायडू फटाफट बोलता है कि हाँ, अगर मैं सीएम होता तो तुम्हारे साथ ज़रूर फ़ोटो खिंचवाता। तो इसी बात पे पुष्पा कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें सीएम बनाऊंगा और जल्दी बनाऊंगा। तो नायडू कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगेगा। वो बोलता है कितना पैसा लगेगा। तो नायडू कहता है कि 100 करोड़। तो पुष्पा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा और तुम्हें सीएम बनाऊंगा। उसके बाद पुष्पा नायडू को दिल्ली भेज देता है। उसके बाद नायडू दिल्ली जाकर सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से मिलता है और उसको 500 करोड़ का ऑफ़र देता है। उसके बाद प्रताप रेड्डी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सीएम बनाऊंगा। लेकिन पुष्पा के पास अभी पैसा नहीं होता है। पैसे के लिए पुष्पा अपना काम बढ़ाने के बारे में सोचता है, और अपना काम बढ़ाने के लिए वो अपना बिजनेस विदेश में ले जाने के बारे में सोचता है। विदेश में उसको एक बहुत बड़ा वायर मिलता है, जिससे पुष्पा डील करता है 2000 टन लाल चंदन की, और 5000 करोड़ में डील डन हो जाती है। उसके बाद डील होने के बाद पुष्पा माल इकट्ठा करता है, और माल इकट्ठा करने के लिए वो लेबरों को डबल पैसा देता है, और जितने भी सिंडिकेट के मेंबर होते हैं वो सबको इकट्ठा करता है और सबको अपना सप्लाई पूरा करने के लिए कहता है।
वो सबको कहता है कि मुझे बहुत सारे चंदन के पेड़ चाहिए, इसके लिए आप हमारा साथ दो। उसके बाद एंट्री होती है हमारे पुराने विलन की, मंगल सीनू। मंगल सीनू ये देखता है कि पुष्पा बहुत सारा माल इकट्ठा करता है और वो और उसकी वाइफ मिलकर पुष्पा के काम में टांग अड़ाने की सोचते हैं और वो जाके शेखावत से हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद एक दिन मंगल सिन्हा की बीवी शेखावत के पास जाती है और शेखावत से कहती है कि हमारा एक आदमी सिंडिकेट में शामिल हो गया है और वो कहाँ से माल लेके जाता है मुझे पता है, वो पुष्पा को ही माल बेच रहा है और तुम उसे गिरफ्तार कर लो, जिससे क्या होगा कि सारे सिंडिकेट मेंबर डर जाएंगे पुलिस से, सबके दिल में डर बैठ जाएगा। दूसरे दिन शेखावत पुल पर खड़ा हो जाता है चंदन की सप्लाई रोकने के लिए और जैसे ही सीनू का आदमी वहाँ पर आता है वो उसको पकड़ लेता है। वो पहले तो सारी गाड़ियाँ को जला देता है, उसके बाद मंगल सेनु के आदमी को भी मार देता है। फिर मंगल सेनु और उसकी वाइफ आती है, वो कहती है तुमने अपने ही आदमी को मार दिया क्यों? तो उसने कहा कि इसे अगर मैं गिरफ्तार करता तो ये खाली खुद ही डरता, लेकिन अब मैंने इसे मार दिया है तो पूरा सिंडिकेट मुझसे डरेगा। और हुआ भी ऐसा, सारे सिंडिकेट के मेंबर शेखावत से डरने लगे और कहने लगे कि हमें पुष्पा और शेखावत की लड़ाई में जान नहीं गंवानी है। और सारे सिंडिकेट के मेंबर नायडू से कहते हैं कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आपने ही पुष्पा को हमारा लीडर बनाया और अब पुष्पा और शेखावत की लड़ाई में हमारी जानें जा रही हैं। नायडू शेखावत के पास जाता है और उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। उसके बाद नायडू शेखावत से कहता है अगर पुष्पा तुम्हें सॉरी बोल दे तो क्या तुम मान जाओगे? तो शेखावत तुरंत मान जाता है। उसके बाद शेखावत एक बड़ी पार्टी रखता है और वहाँ सभी सिंडिकेट मेंबर को बुलाता है और कहता है कि पुष्पा यहीं पर आकर सॉरी बोलेगा। उसके बाद पुष्पा खूब नशे में आता है और वहाँ बैठता है और सभी लोग उसको बोलते हैं सॉरी बोलने के लिए। फिर पुष्पा वहाँ पे सॉरी बोलता है। उसके बाद पुष्पा वहाँ से निकल जाता है और शेखावत ये बात रिकॉर्ड करके बार बार सुनता है और पुष्पा निकल जाता है और रास्ते में वो वापस यू टर्न गाड़ी घुमाता है और जैसे ही शेखावत गाड़ी में बैठने वाला होता है तो पीछे से वो ठोक देता है शेखावत की गाड़ी पुष्पा, और शेखावत जो है पानी के अंदर गिर जाता है। और उसके बाद पुष्पा वहाँ पे बाथरूम करता है और ये सब देख के शेखावत को बहुत गुस्सा आता है। फिर शेखावत पुष्पा को मारने की कोशिश करता है तो सब उसे रोक लेते हैं और वो कहता है फिर कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो पुष्पा भी कहता है ठीक है, ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब तुम एक काम करो, तुम मेरा माल पकड़ दिखाओ, अगर तुम मेरा माल पकड़ लोगे तो मैं वापस मजदूरी करूँगा और ये सब काम छोड़ के मजदूरी ही करता रहूँगा खाली, ठीक है? तो उसके दूसरे दिन सोमवार को शेखावत पुष्पा का माल पकड़ने के लिए सारे चेक पोस्ट बंद करवा देता है और पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगा देता है। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है तो शेखावत को शक होता है कि आखिरकार ये माल कहाँ से लेकर जा सकते हैं। वो अचानक से देखता है कि पूरी नदी में पानी नहीं है और लगता है कि पुष्पा नदी के रास्ते से ही माल लेके जाएगा। उसके बाद वो पूरी पुलिस फोर्स को नदी के पास लगा देता है तो वो देखता है कि सारे ट्रक नदी से आ रहे होते हैं माल से भरे हुए और वो उनका पीछा करता है, लेकिन पुष्पा के आदमी उनका रास्ता रोककर सारा पुलिस को रोक देते हैं। उसके बाद अकेले शेखावत उनका पीछा करता है और सारे ट्रकों को पकड़ के अपने स्टेशन लेके जाता है और उसके बाद मीडिया को लाकर वो सबको दिखाता है कि देखो मैंने पुष्पा का माल पकड़ लिया। उसके बाद मंगल सीनू को बुलाता है और उसकी वाइफ को भी बुलाता है। वो दिखाता है कि देखो मैं सारा माल पकड़ लिया मैंने, अब पुष्पा दोबारा से गरीब हो जाएगा और खाली नौकरी करेगा बस।
उसके बाद मंगल सेनु बड़े ध्यान से लकड़ी को देख रहा होता है और वो कहता है कि ये असली चंदन नहीं है, नकली है। शेखावत का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो, ये भी तो लाल है। कहता है लाल नहीं है ये, इसको तुम फाड़ो। तो शेखावत लकड़ी फाड़ता और वो देखता है कि अंदर तो सफ़ेद है, ये नकली है, ये तो कुछ पैसों की भी नहीं बिकेगी। उसका दिमाग चकरा जाता है। शेखावत सोच में पड़ जाता है, आखिरकार माल गया तो कहाँ से गया, मैंने तो सारी जगह सील करवा दी थी। फिर पुलिस वाले एक बैलगाड़ी पकड़ते हैं और वो बाहर आता है और फिर वो बैलगाड़ी को चेक करता है। वो शक करता है कि लगता है कि इसी में लाल चंदन लेके गए हैं वो। फिर वो लकड़ी को रगड़ता है, फिर उसे दिखता है कि लाल चंदन इसी में लेके गए हैं। असल में होता ऐसा है कि पुष्पा उनका ध्यान भटकाने के लिए ट्रकों में नकली लकड़ी भरवाता है और भिजवाता है और इनको बैलगाड़ी को पूरा चंदन से बनवाकर वो सप्लाई करता है। और जो बैलगाड़ी पुलिस वालों ने पकड़ी होती है, पुष्पा उसे बम से उड़ा देता है जिससे कि उनको एक भी लकड़ी ना मिल सके चंदन की। फिर उसके कुछ दिन बाद काली माता की बहुत बड़ी पूजा हो रही होती है और वहाँ पुष्पा और उसकी वाइफ जाती हैं और वहाँ सभी को पता चलता है कि पुष्पा की वाइफ प्रेग्नेंट है। और उसके बाद पुष्पा माता का रूप लेके वहाँ पर मन्नत मांगता है कि मुझे बेटी हो, क्योंकि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं होता है, इसलिए वो माता से मांगता है कि मुझे बेटी हो। और इसी बीच पुष्पा का सौतेला भाई मोहन और उसकी बेटी पूजा में आते हैं। पुष्पा के सौतेले भाई की बेटी को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं, तो पुष्पा उनकी बहुत सारी पिटाई करता है और उसको बचा लेता है। लेकिन तब भी उसका भाई उससे नफ़रत करता है और कहा सुनी करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्रीवल्ली मोहन की बहुत बेइज्जती करती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पुष्पा अपना माल श्रीलंका के लिए रवाना कर देता है, लेकिन शेखावत उसके माल का पीछा करता है और पीछा करते करते वो पहुंच जाता है। माल कहाँ है ये सिर्फ चक्का रेड्डी ही जानता था, इसीलिए शेखावत ने अपने आदमी चक्का रेड्डी के पीछे लगा रखे थे और वह पता कर चुका था कि माल कहाँ पर है। और पीछा करते करते शेखावत को पता चल जाता है कि माल कहाँ पर है, तो वो सारी जितनी भी बोटें होती हैं उनमें माल ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि माल वहाँ होता ही नहीं, माल तो समुद्र के अंदर होता है। तो सारी बोटें रवाना होने लग जाती हैं श्रीलंका की ओर। उसके बाद शेखावत उनका पीछा करता है, पीछा करते करते वो पहुँच जाता है श्रीलंका के बॉर्डर पे, लेकिन वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि खाली बोट को ही आदेश था उसको क्रॉस करने का, इनको आदेश नहीं था, इसीलिए यहीं पर रह जाते हैं और पुष्पा का माल उस पार हो जाता है। उसके बाद पुष्पा के पास सारी पेमेंट आ जाती है और पुष्पा प्रताप रेड्डी को 500 करोड़ रुपए दे देता है। उसके बाद प्रताप रेड्डी नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है और शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद तुरंत ही नायडू पुष्पा के घर जाता है और पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। उसके बाद शेखावत अपने हार के डर से जितनी भी नकली लकड़ियां हैं उनको जला देता है और वो ये सोचता है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही जला दिया तो सब कहेंगे कि पुलिस की साजिश है, तो उसमें वो खुद को भी जला लेता है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेता है। वो और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बाद सब ठीक चलने लगा। फिर कुछ दिन के बाद मोहन की बेटी कावरी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया और 2 करोड़ की मांग रखी। ये वही गुंडे थे जो पूजा में आए थे। फिर कावरी की माँ पुष्पा से जाके मदद मांगती है। पुष्पा पूरे शहर को बंद करवा देता है और अपने सभी आदमियों को वो कावरी को ढूंढने के लिए लगा देता है। उसके बाद वह लाइव आता है टीवी पर और अनाउंस करता है कि मेरी बेटी को घर पहुंचा दो वरना अच्छा नहीं होगा।
उसके बाद प्रताप रेड्डी नायडू से मिलता है और कहता है कि पुष्पा को बोलो ये सब रोके, क्योंकि इन सब का लीडर उनका भतीजा बुग्गा रेड्डी है। नायडू ये बात सुन के डर गया था। उसने सोचा कि सिंडिकेट खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रताप रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी था। फिर नायडू पुष्पा को फ़ोन करता है और रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसे छोड़ दो और इस सब चीज़ों में मत पड़ो, लेकिन पुष्पा नहीं मानता है और बुग्गा के बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है पैसे लेकर। और जैसे ही पुष्पा वहां पहुंचता है तो उन लोगों ने पुष्पा को मारने की तैयारी कर रखी थी। वो पुष्पा को बांध देते हैं, जबकि वो पैसे लेकर आया था, और उसको बांध के खूब मारते हैं और काबरी को भी छेड़ते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सबको बंधे हुए होते हुए भी मारना चालू कर देता है। वो एक एक करके सबको मारता है और फिर जब वो बुग्गा को मारने जाता है तो आ जाते हैं बुग्गा का बाप, और बुग्गा का बाप रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा उससे पहले ही उसको मार देता है, जिसकी वजह से बुग्गा का बाप गुस्से में काबरी को ले जाता है, लेकिन पुष्पा उसके बाप को भी मार देता है। फिर उसके कुछ दिन के बाद काबरी की शादी तय होती है और उनके पिताजी मोहन पुष्पा के पास पहला कार्ड लेके जाते हैं, लेकिन पुष्पा उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। फिर मोहन जी कहते हैं कि अगर पुष्पा शादी में नहीं आएगा तो ये शादी नहीं होगी। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्रीवल्ली शादी का कार्ड पुष्पा को दिखाती है और दिखाती है कि देखो हमारी पूरी फैमिली का नाम इस पर लिखा हुआ है और माता जी के नाम पर पहला कार्ड ये हमको मिला है। तो फिर पुष्पा का भी दिल पिघल जाता है और वह शादी में जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं हम कि प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे का शोक सभा कर रहा होता है, जहां पर पुष्पा के सारे दुश्मन आए होते हैं और वहां पर जोली रेड्डी भी जाता है, जिसे पिछले पार्ट में पुष्पा ने खूब मारा था। उसके बाद प्रताप रेड्डी एक नए आदमी से हाथ मिलाता है और वो नया आदमी पुष्पा जहां शादी में जाता है अपने भाई की लड़की के, वहां पर गिफ्ट के रूप में बम भिजवाता है और उसको ब्लास्ट भी कर देता है, जिसे दिखाया नहीं गया है। उसे तीसरे पार्ट में दिखाएंगे। अब इंतज़ार रहेगा कि तीसरे पार्ट में वो आदमी कौन है जिसने ये बम ब्लास्ट किया था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी वीडियो लाते रहेंगे। ओके, नमस्कार।